हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स। सो गाइस, ऑपरेटर्स जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज समझनी है, कोई भी लैंग्वेज में अगर आपको कोडिंग करना है या प्रोग्रामिंग करना है, आपको ऑपरेटर्स हमेशा यूज़ करने पड़ेंगे। एंड बिना ऑपरेटर्स के आपका कोड लिखना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि आपको जगह जगह ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी एप्लीकेशन ले लें, नोटपैड से लेकर के आपकी कैलकुलेटर से लेकर के, या फिर कोई भी अगर हम वेबसाइट भी लिख रहे हैं जिसमें हम यूज़र का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर लॉगिन करवाते हैं, हर जगह हमें ऑपरेटर्स का यूज़ करना ही पड़ता है। कभी हमें वैल्यूज़ चेक करनी पड़ती हैं कि उनमें डेटा है या नहीं है, कभी हमें उन्हें कंपेयर करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। सो गाइस, क्विकली हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। What is an operator? So an operator is a symbol that operates on a value or a variable. For example, plus is an operator to perform addition. So guys, in simple terms, operators जो होते हैं ये actually कोई भी symbol होता है जो कि आपका compiler जो है वो समझता है, and using that particular symbol आपके कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में कुछ कर सकता है, सिंगल वेरिएबल के ऊपर भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस हो सकती है। एंड वेरिएबल से हमारा मतलब है कि उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ प्रेजेंट होंगी उनके ऊपर। अब ये वैल्यू आपकी इंटीजर भी हो सकती हैं, ये वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। आप हर वैल्यू को यूजिंग किसी न किसी ऑपरेटर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो गाइज, इन सिंबल से हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं, इसलिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हम इन्हें ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। सो गाइज, इन सी देयर आर सम like 6 बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें पहला आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, थर्ड इज असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ इज रिलेशनल ऑपरेटर, फिफ्थ इज लॉजिकल ऑपरेटर, सिक्स्थ इज बिटवाइज ऑपरेटर। सो हमारे आज के ट्यूटोरियल में हम 1 से लेके 5 तक पूरे ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए हमने फ्यूचर में एक अलग से आपके लिए ट्यूटोरियल डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। एंड अगर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, नहीं तो अगर हम इसको आपको ऊपर ऊपर से फटाफट बता देंगे तो ये उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। एंड हमने जहाँ पे देखा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिटवाइज ऑपरेटर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है गाइस। सो गाइस, पहला जो हमारा टाइप आता है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक से आपको नाम पता चल सकता है कि हमें जब भी मैथमेटिक रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं, ऑब्वियसली ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे ही होंगे, तो हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। तो गाइस, हमारे पास इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 5 बेसिक टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। प्लस जो कि एडिशन के लिए यूज़ होता है, माइनस जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होगा, एक हमारा स्टार होता है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारा एक डिवीजन के लिए हमने स्लैश यूज़ किया हुआ है, देन आप परसेंटेज यूज़ करते हैं अगर आपको किन्हीं भी दो नंबर को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आता है वो पता करना है, देन हम यहाँ पे परसेंटेज का यूज़ करते हैं। गाइज, आप टेंशन मत लीजिए, हम इन सब का प्रैक्टिकल भी देखेंगे आज के सेशन में। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो गाइज, सी में एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो टाइप के इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, दैट इज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो ये क्या करते हैं, ये आपके जिस भी आप वैल्यू के ऊपर इस ऑपरेटर को लगा देते हैं उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे, और हम ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस हैं ये हम वैल्यू के आगे भी लिख सकते हैं और हम वैल्यू के बाद भी लगा सकते हैं, एंड उसे हम बोलते हैं एज ए प्रीफिक्स और एज ए पोस्ट फिक्स। तो जब हम इसको वैल्यू के आगे लिख देंगे, जैसे कि अगर हमने प्लस प्लस ए लिख दिया है तो वो आपका एज ए प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर एज ए प्रीफिक्स यूज करने के लिए आपको प्लस प्लस ए लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर एज ए पोस्ट फिक्स यूज करना है तो आपको ए प्लस प्लस करना पड़ेगा। हम इसका क्या यूज है आपको इसका डिफरेंस बताएंगे। टोटल रिजल्ट के ऊपर इसका हो सकता है ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, लेकिन जब हम हाई लेवल ऑफ कोडिंग करते हैं या फिर हाई लेवल ऑफ प्रोग्राम्स लिखते हैं तब इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। इसलिए इनका डिस्कवरी भी की गई है, ताकि सी को पता चले या फिर सी के कंपाइलर को पता चलना चाहिए कि मेरा जो ऑपरेटर है, सॉरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, ये मेरे पहले मुझे डालने हैं या मुझे बाद में लगाने हैं। सो गाइज, इनका भी हम एग्जैक्ट डिफरेंस समझेंगे आज के प्रैक्टिकल सेशन में कि रियल
टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर आते हैं गाइस, वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर से जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जब भी हमें कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करनी है तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू जो होती है, या तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोई भी अदर वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं, कैरेक्टर को कोई भी कैरेक्टर असाइन कर सकते हैं कैरेक्टर वेरिएबल को। सिमिलरली हमारे पास अगर एग्जिस्टिंग कोई वेरिएबल है तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके दूसरे वेरिएबल को भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारा पहला ऑपरेटर इक्वल्स टू बता रहा है। अगर आप a इक्वल्स टू बी लिख देंगे तो मतलब b की जो वैल्यू होगी वो a को भी मिल जाएगी। अब a और b दोनों के पास सेम वैल्यू होगी। देन आप नेक्स्ट ऑपरेटर अगर देखेंगे तो ये प्लस इक्वल्स टू होता है। गाइज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मेरे स्टार्टिंग डेज जब मेरे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तब ये काफ़ी कंफ्यूज करता था, बट ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप इसको याद रखिए, सिर्फ इसका सिंटेक्स याद रखिए कि प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड परसेंटेज इक्वल्स टू। सो गाइज जो भी ऑपरेटर है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा एंड इक्वल ऑपरेटर जो होगा ये हमेशा बाद में लिखा जाएगा। तो इससे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपने इसको a और b के बीच में प्लस और इक्वल्स टू लिख दिया तो उसको कंपाइलर कैसे ट्रीट करता है, वो क्या करेगा, आपके a के अंदर a और b को प्लस करके स्टोर कर देगा। ये गाइज हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किए हुए हैं, यही सिंपल टर्म में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप एज ए बिगिनर, अभी हम जब कोडिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ऐसे लिखेंगे, अगर हम मुझे a के अंदर a और b दोनों की वैल्यू प्लस करके रखनी है तो मैं a इक्वल्स टू a प्लस बी करता हूँ। सो गाइज ये a इक्वल्स टू a प्लस बी ना लिख के मैं a प्लस इक्वल्स टू b लिखूंगा, इससे ये इसको ऐसे ही रिजॉल्व कर देता है कि a के अंदर मुझे a प्लस बी का वैल्यू चाहिए। ऐसे ही अगर आप a डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू बी लिखेंगे तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मुझे a के अंदर a डिवाइडेड बाई b का वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी भी स्कूल के एग्जाम में या कॉलेज के एग्जाम में कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ पे ये ध्यान दे सकते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप रफ में a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b कीजिए एंड उसको आप प्रोसेस करके जो भी उसका आंसर आता है कैलकुलेट करके आप उसको मार्क कर दीजिए आपका आंसर। या फिर अगर आपके सामने प्रोग्राम दिया गया है वहाँ पे आउटपुट पूछा गया है तो आप आपका आउटपुट मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज द आंसर। हम इसका भी आज प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। सो गाइस रिलेशनल ऑपरेटर एक्चुअली दो वेरिएबल्स के बीच में और दो ऑपरेंड्स के बीच में। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी स्लाइड्स में हमने ऑपरेंड्स का टर्म यूज किया हुआ है, तो ऑपरेंड से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दो वेरिएबल के बीच में ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ तो वो जो मेरे दो वेरिएबल हो जाएंगे वो दो मेरे ऑपरेंड्स हो जाएंगे। मतलब जिस चीज के ऊपर भी आप ऑपरेटर यूज करते हैं वो आपका ऑपरेंड या फिर ऑपरेंड्स बन जाते हैं। अगर आप प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जो कि एक ही वेरिएबल के ऊपर लगता है तो वो आपका मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटर आपने ऑपरेंड के ऊपर लगाया है। लेकिन जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए दो वेरिएबल का होना हमेशा ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे आपके हमेशा ऑपरेंड्स ही होंगे। कपल ऑफ ऑपरेंड्स और सेट ऑफ ऑपरेंड होगा एंड उसके बीच में ही आप रिलेशनशिप ऑपरेटर लगा सकते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल इक्वल्स टू, ये दो वेरिएबल को चेक करता है कि वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। देन ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देन लेस देन और इक्वल्स टू। सो गाइज ये सब भी हमने बेसिक मैथ्स में वैसे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। सिमिलरली हम यहाँ पे लैंग्वेजेस में इनको एज ए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। हम इनका भी आज एग्जाम्पल देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर की अगर बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्चुअली अगर आपने सुना होगा कि जैसे आपने इंजीनियरिंग, जिसने इंजीनियरिंग की होगी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में जब वो खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज़ों पे कनेक्शंस पास करने होते हैं। वहाँ पे उन्हें लॉजिकल गेट्स डिज़ाइन करने होते हैं कि सप्लाई पास होनी चाहिए या नहीं पास होनी चाहिए। इस टाइप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास भी यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन है और हमें चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही हमारे इस प्रोसेसिंग को किया जाए या फिर हमारी कुछ और प्रोसेसिंग की जाए, तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर आप दो ऑपरेंड्स के बीच में लगा सकते हैं। अगर हमें
यही चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनानी है और हमारे पास 10 वेरिएबल हैं एंड हमें 10 वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ चेक करना है, तो वहाँ पे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमें यूज़ करना पड़ता है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। सो गाइज अगर यहाँ पे देखें आप, तो डबल एंड अगर आप यूज़ करते हैं तो वो एक एंड गेट की तरह काम करता है। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो मैंने इस एंड ऑपरेटर के आगे और पीछे लिखी हुई है। ये देखिए गाइज, ये c इक्वल्स टू 5 ये एक मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है और ये मेरा दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर है जो मेरे दूसरे वेरिएबल पे लगा हुआ है। सो गाइज ये देखिए, अगर एंड मैंने यहाँ लगा दिया है तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगी तो ये आपको जीरो रिटर्न कर देगा, दैट मीन्स ये फॉल्स है। एंड ये जो और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर क्या करता है कि इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक भी आपकी पास हो जाती है, जैसे कि c इक्वल्स टू 5 वाली हमारी यहाँ पे हमें पता है पास हो जाएगी, तो ये दूसरी कंडीशन को चेक करने के लिए जाएगा ही नहीं। अगर वो पहली वाली फेल हो जाती है तब ये दूसरी को चेक करता है कि भाई ये भी गलत है कि ये भी सही है। अगर ये फिर सही निकल जाती है तब भी आपको ये 1 ही रिटर्न करता। लेकिन ये चीज़ इन्होंने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम के लिए बनाई होती है कि अगर पहले ही कंडीशन आपको ट्रू मिल जाती है या फिर आपका ओके हो जाता है, तो और आगे आगे आपको और ऑपरेटर मिलता है तो आगे चेक करने के लिए हमें जाना ही नहीं है, वहीं से रिटर्न कर दिया जाए कि यस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। एंड सिमिलरली इसमें भी नॉट इक्वल्स टू वाला आ जाता है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले अंदर देखिए क्या चेक कर रहे हैं, c इक्वल्स टू 5, तो ये तो हमारा ट्रू हो जाएगा। लेकिन इसको ट्रू होने के बाद हमने इसके ऊपर एक लॉजिकल नॉट लगा दिया है। मतलब जब ये नॉट ब्रैकेट के अंदर c इक्वल्स टू 5 जब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा हमारा c का कंपाइलर, तो वो इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर को वो पहले रिजॉल्व करेगा c इक्वल्स टू 5 ट्रू, देन हमने उसके ऊपर उसका नेगेशन डाल दिया है कि जो भी वैल्यू आए उसका अपोजिट कर दिया जाए, एंड यहाँ पे उसने फिर उसको जीरो में कन्वर्ट कर दिया है। सो गाइज आज के हमारे ट्यूटोरियल में हम इतना ही देखने वाले हैं। इसके साथ अब हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए गाइज मैंने हमेशा की तरह एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लिया है जो कि आप भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं पहले आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। सो गाइज एज यूजुअल जो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हमें मिलता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट प्रिंट करता हुआ, तो मैंने उसको निकाला नहीं है। बट देन हमने अपने पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक दो इंटीजर वैल्यूज ली हैं, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू c, सॉरी b इक्वल्स टू 4, एंड एक मैंने c नाम का इंटीजर लिया है जिसमें हम इन दोनों के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को स्टोर करवाएंगे एंड प्रिंट करेंगे। तो पहले हमने a प्लस बी करवाया है, a माइनस बी करवा के हम c में डालेंगे, देन a इंटू बी, a डिवाइडेड बाई b एंड a परसेंटेज बी। इसका मतलब जब ए को हम बी से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर होगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। देन हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे। हम इस एग्जांपल को अभी बाद में समझाएंगे आपको, लेकिन हमने यहाँ पे देखिए वही प्लस प्लस डी एंड डी प्लस प्लस करके उसमें इंटू 5 करके हमने प्रिंट करवाया है। देन मैंने फिर एक डी को मैंने वापस इनिशियलाइज कर दिया है 4 पे, एंड एक हमारा ई 4 पे ही था। देन हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं खाली प्लस प्लस डी या फिर ई प्लस प्लस प्रिंट कराऊंगा कि दोनों में 4 है लेकिन दोनों का आउटपुट क्या आता है ये हम चेक करेंगे। देन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर में हम आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ए लिया हुआ है जिसको हमने 8 से इनिशियलाइज किया है, बी को हमने वापस 4 से इनिशियलाइज कर दिया है, एंड हमने यहाँ पे क्या किया है देखिए, ए डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू बी। तो गाइज ये क्या करेगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b करके मेरी वैल्यू a में स्टोर करवा देगा एंड वो आगे बढ़ जाएगा, एंड हमने उसको प्रिंट करवाया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया है आप लोगों के लिए, a प्लस इक्वल्स टू बी। सो गाइज अगर हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है कि a प्लस इक्वल्स टू बी के अंदर हमें क्या मिलेगा, तो इसका आउटपुट भी हम चेक करेंगे। देन हम रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। हमने a को 5 से इनिशियलाइज किया है, b को हमने 3 से इनिशियलाइज कर दिया है, एंड हम यहाँ पे आके देख रहे हैं कि क्या a और b इक्वल है, क्या ए और बी इक्वल नहीं है। हम इनको यहाँ पे प्रिंट करवा के देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। देन हम लॉजिकल ऑपरेटर की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ए इक्वल्स टू बी, हमने बी और ए की वैल्यू को अपडेट नहीं किया है अभी, यहाँ पे हमने वही वैल्यूज आगे कंटिन्यू कर ली हैं। तो ए इक्वल्स टू बी, एंड हमने यहाँ पे डाल दिया है कि ए जो है क्या वो जीरो से छोटा या उसके बराबर है। तो ये को इन दोनों कंडीशन को हम एंड ऑपरेटर के साथ देखेंगे कि ये क्या हमें वैल्यू देती है। एंड सेम कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं,
हमने एक यहाँ पे और ऑपरेटर के साथ किया है। हम इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके भी चेक करेंगे कि इनके आउटपुट में चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। सो गाइज मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ये सब हमारे एक साथ ही चले जाएंगे। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं कि पहला हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, देन मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया था लाइन नंबर 11 में a प्लस बी जो हमारा 14 है, 10 प्लस 4, देन a माइनस बी 6, a इंटू बी 40, a डिवाइडेड बाई b इज 2। ये 2 क्यों आया गाइस? क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 4 इज 2 पॉइंट समथिंग एंड 2 हमारा क्वोशंट है, इसलिए हमने उसको ले लिया है। वो क्योंकि हमारा c जो है वो भी इंटीजर है एंड वो फ्लोटिंग वैल्यूज को मतलब डेसिमल्स को इग्नोर कर देता है। देन हमारा लास्ट में हमने लिखा है रिमाइंडर वाला, जो कि हमारा ये परसेंटेज ऑपरेटर होता है। तो आप देख सकते हैं जब हम 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 रिमाइंडर बचता है, क्योंकि 4 टू ज़ा 8 एंड 10 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 8 इज 2। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पे जैसे आपको पता है डी और ई दोनों लिए हुए हैं एंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका यूज कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं, आप इस चीज को इग्नोर मार दीजिए अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें ऊपर वाले में ही क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पे जब मैं इसको वापस एग्जीक्यूट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि जब मैंने डी डी और ई दोनों में मैंने सेम वैल्यू ली है, लेकिन जब मैंने डी प्लस प्लस डी इंटू 5 किया है तो उसने मुझे 25 आउटपुट दिया है, लेकिन जब मैंने ई प्लस प्लस इंटू 5 किया है तो उसने मुझे 20 आउटपुट दिया है। सो गाइज ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम प्लस प्लस यूज करके डी में डाल के इसको कंपाइलर के पास पास करेंगे तो कंपाइलर में पहुंचने के पहले ही इसकी वैल्यू +1 हो चुकी होगी। लेकिन जब हम ई प्लस प्लस करके कंपाइलर में पास करेंगे तो जब ये कंपाइलर को ई मिलेगा तो ये 4 के साथ ही मिलेगा एंड वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा एंड बाद में इसकी वैल्यू को वो इंक्रीज करेगा। ये जब हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम प्रीफिक्स यूज करते हैं तो वो कंपाइलर में पहुंचने के पहले ही इंक्रीज हो चुकी होगी एंड जब हम बाद में प्लस प्लस या माइनस माइनस यूज करेंगे तो वो ऑपरेशन होने के बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। सो गाइज मुझे लगता है अभी ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या फिर हम अगर स्कूल लेवल पे भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं एंड हमेशा गलत आंसर मार के आएंगे। तो अगर आपको आ गया कि आपके बाद में लगा हुआ है तो आपको कभी भी उसको इंक्रीमेंट नहीं करना है, ओरिजिनल वैल्यू पे ही उसको मल्टीप्लाई या जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके आउटपुट दिखा दीजिए। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट आता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। मैंने इसमें क्या किया है, ए और बी की वैल्यू को 8 और 4 से वापस री इनिशियलाइज कर दिया है एंड यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि a डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू b में जब यूज करूंगा तो हमें क्या प्रिंट आउट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए गाइज आपको 2 मिलता है, जैसा कि मैंने बताया वो इंटरनली उसको a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b के तरह यूज करेगा। सिमिलरली अगर मैं a प्लस इक्वल्स टू b करूंगा तो मुझे 12 आंसर देता है। ये बहुत बेसिक सा है, इसे हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बेसिक सा दिखेगा कि जब मैंने a इक्वल्स टू बी मारा, मतलब 5 इक्वल्स टू 3 है, तो ये इलॉजिकल बात हो जाती है, इसलिए उसने उसको 0 रिटर्न कर दिया है। एंड अगर a इज नॉट इक्वल्स टू b अगर मैं बोलता हूँ तो वो उसको 1 बोलता है कि ये ट्रू है। तो ये गाइस रिलेशनल ऑपरेटर बेसिक से हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस में, जैसे कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ इनको यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंडीशन बना दिया है, सेम वैल्यू पे मैंने क्या किया हुआ है, a इक्वल्स टू b एंड a इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो गाइज यहाँ पे मेरा ये जीरो रिटर्न आया है, मतलब मेरा ये फॉल्स हो गया है। ये मेरा फॉल्स क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा a और b इक्वल्स तो है ही नहीं, और मेरा जो a है वो भी मेरा लेस देन और इक्वल्स टू 0 नहीं है, वो मेरा ग्रेटर देन 0 है। तो ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको पहली कंडीशन को a इज नॉट इक्वल्स टू b करके दिखाता हूँ कि क्या इसमें कोई चेंज होता है। इसमें अभी भी कोई चेंज नहीं हो रहा है गाइस। क्यों नहीं हो रहा है? मैं यहाँ पे इसको सही कर दिया मैंने। ये अभी भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर है। इसके लिए क्या होता है कि दोनों जो भी सब कंडीशन है इसके दोनों साइड ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि क्या a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में मतलब वो 0 से लेके 5 तक पूरा सेटिस्फाई कर जाएगा। अब हम इसको चला के देखते हैं गाइज। ये देखिए इसका आउटपुट अभी 1 पे चेंज हो गया है।
तो गाइज हम इसका सेकंड कंडीशन देखें, जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि अगर हम यहाँ बात करते हैं, गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बाद में इसको अपडेट किया है, तो मैंने ये जो हमने कमेंट प्रिंट किया था इसको मैंने अपडेट नहीं किया था, बट अब ये सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या किया है, a इज इक्वल्स टू बी और a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। सो गाइस पहली कंडीशन तो आपकी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, लेकिन फिर भी इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया है, तो इसको आप गेस कर सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने और यूज किया हुआ है। एंड और से जो मेरी बात हो जाती है कि या तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या मेरे फिर बाद की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ओके, अब गाइज यहाँ पे मैं आपको थर्ड वाला भी दिखा देता हूँ, जो हमने नॉट की बात की थी, जिसे हम नेगेशन सिंबल भी बोलते हैं। अगर मैं उस नेगेशन को यहाँ पे बाहर लगा देता हूँ एंड ये जो मेरी प्रीवियस कंडीशन है, इनको मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट के अंदर ले लूंगा इनको, एंड इनको मैं पिछली की तरह, जैसे ये सेकंड वाली का जो आउटपुट है, ये मेरा मुझे मालूम है कि मुझे ये वन दे रहा है, तो इस वन को देने के लिए वन के आने के बाद मैंने इसके ऊपर नेगेशन लगाया हुआ है। एंड सिमिलरली मैं क्या करूंगा, कमेंट के अंदर भी आपका कंडीशन को एग्जैक्टली डिस्प्ले करूंगा, ताकि आउटपुट में आपको अच्छे से समझ में आए। तो जब हम इसको रन करेंगे गाइस, तो आप देखेंगे कि जब मैंने इस कंडीशन के ऊपर एक नॉट लगा दिया, उसने मेरे आंसर को वन से जीरो कर दिया। दैट मीन्स अंदर की वैल्यू तो मेरी वन हो गई थी, मतलब वो ट्रू थी, लेकिन मैंने जैसे ही उसके ऊपर नॉट लगाया, उसने उसकी वैल्यू को जस्ट अपोजिट कर दिया। सो गाइज आई होप कि यहाँ पे आपको इस ट्यूटोरियल में आपको ये ऑपरेटर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। हम अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल में बिटवाइज ऑपरेटर की बात करेंगे, एंड उसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड सीक्वेंसेस इन सी के ऊपर भी अपना ट्यूटोरियल पब्लिश करेंगे। सो गाइज अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड गेट इट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।